अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये एक स्टेटमेंट दी गई है, द सम ऑफ नंबर n एंड 6 इज 20। ठीक है, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने ये जो सेंटेंस है इसको सिंबॉलिकली शो करना है। ठीक है, तो चूंकि ये अलजबरा से रिलेटेड चैप्टर है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जो अलजबरा में जो सेंटेंसेस या स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है वो सीख रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको सिंबॉलिकली हम इसको शो करते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि अलजबरा में हम इस स्टेटमेंट को किस तरह शो करेंगे या किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो देखें, ये स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, द सम ऑफ नंबर n, हमारे पास एक नंबर है n। ठीक है, ठीक है, द सम ऑफ नंबर n एंड 6। तो n और 6 का सम हम कैसे शो कर सकते हैं? दोनों के दरमियान अगर हम प्लस का साइन शो करेंगे तो ये सम ऑफ नंबर n एंड 6 हमने शो कर दिया। ठीक है, n प्लस 6 लिख के, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है? इज 20, मतलब ये है कि n और 6 का जो सम है वो 20 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 20। तो ये हमने इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली शो कर दिया। ठीक है, अलामती तौर पे इसको शो कर दिया है। तो इस तरह जो है आगे जब हम अलजबरा डिटेल से पढ़ते जाएंगे तो फिर हम आस्ता आस्ता जो है ये अलजबराइक एक्सप्रेशन हमें समझ आती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1 का सोल्यूशन। अच्छा जी, अब ये पार्ट 2 है, इसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको हमने सिंबॉलिकली शो करना है, या अगर उर्दू में कहें तो हमने अलामती तौर पे इस स्टेटमेंट को शो करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? द डिफरेंस ऑफ नंबर n एंड 27 इज़ 5। कि अगर हमारे पास एक नंबर n है, उस नंबर का और 27 का डिफरेंस, तो डिफरेंस के हम किससे शो करेंगे? माइनस से शो करेंगे। ठीक है, n माइनस 27, यानी कि डिफरेंस ऑफ नंबर n और 27 का ये हो गया, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। तो ये हमने स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली शो कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, 4 टाइम्स अ नंबर n इज लेस देन 7। ठीक है, हमने इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली या अलामती तौर पे शो करना है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इसको अलजबरा में किस तरह शो करेंगे। ठीक है, तो देखें, ये स्टेटमेंट है 4 टाइम्स अ नंबर n। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है अ नंबर n से, एक नंबर n से। तो 4 अगर मल्टीप्लाई होगा n से तो हम किस तरह शो कर सकते हैं? हम लिखेंगे 4 इंटू n, इस तरह शो कर सकते हैं, या इसको जो है आप 4n से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर 4n से शो करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे 4n, 4 टाइम्स n। ये हो गया। आगे है इज लेस देन 7। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इज लेस देन 7, 7 से कम होगा। ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली शो कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें ये नंबर 4 जो स्टेटमेंट दी गई है, ये है 2 टाइम्स अ नंबर n इज़ मोर देन 20। ठीक है, इसको हमने सिंबॉलिकली या अलामती तौर पे या अलजबरा में किस तरह शो करना है वो हम इसको देखते हैं। देखिए, हम स्टेटमेंट को पहले समझते हैं कि 2 टाइम्स अ नंबर n, कि 2 जो है और टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई होना, कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर n से, इज़ मोर देन 25। हम इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है, जो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है n से, वो इज़ मोर देन, वो रिजल्ट बड़ा है या ग्रेटर है देन 25। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लिखें तो पहले हम देखते हैं 2 टाइम्स अ नंबर n, तो 2 इंटू n। ठीक हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, और इज मोर देन, तो मोर देन के लिए हम ये साइन ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। ठीक है, किससे बड़ा है? 25 से, तो हम ये 25 लिख लेंगे। तो ये हमने इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली या अलजबरा में किस तरह शो करते हैं, ये हमने इसको लिख दिया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमने ये देखना है कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है, कि सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 20, कि 5 और 8 का जो सम होता है वो 20 के इक्वल होता है। तो ये 20 के इक्वल नहीं होता, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम लिखेंगे फॉल्स, कि ये जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है हम इसकी यहाँ पर रीज़न भी दे देते हैं, एज, अब यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, एज, अब सम ऑफ 5, तो 5
प्लस 8, ये सम ऑफ 5 8 हो गया, इज़ इक्वल टू 20 नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये इज़ नॉट इक्वल टू 20, ठीक है। तो चूंकि 5 और 8 का सम 20 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है। ये मैंने इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 10 इज 30, ठीक है, कि 3 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 30 होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम लिखेंगे ट्रू, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्यों ट्रू है, कि प्रोडक्ट ऑफ 3, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होना होता है, तो 3 इंटू 10, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो चूंकि ये 3 इंटू 10 30 होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अच्छा जी, अब नंबर 3 है 9 + 19 इज इक्वल टू 28। तो ये सिंपल है, अंडरस्टूड है कि 9 + 19 28 होता है, तो हम इसके सामने लिख लेंगे कि ये ट्रू सेंटेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 है 6 प्लस ब्रैकेट में 8 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, क्योंकि पहले हम लिखते हैं इसको, ठीक है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एज देखें, मैं 6 + 8 - 2 ब्रैकेट में आएगा इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखें ये 6 आ जाएगा, प्लस 8 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रैकेट में 6 आ जाएगा, ठीक हो गया, और इज इक्वल टू 0। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 12, और आगे इसके इक्वल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखें 12 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए हाँ ये जो सेंटेंस होगी ये फॉल्स होगी, ट्रू नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, हमें ये सेंटेंस दिया गया है, ये एक्सप्रेशन दी गई है 7/8 + 3 इज ग्रेटर देन 16। तो हमने ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रू या फॉल्स, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेंटेंस जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लिखेंगे 7/8 + 3 ग्रेटर देन 16, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, अब ये वाली जो साइड अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब ये 8 पे 1 टाइम डिवाइड होता है, तो 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आएगा, प्लस अब ये 3/1 है, 1 8 पे डिवाइड होता है 8 टाइम, 8 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, और उसके बाद ये वाली साइड आ जाएगी ग्रेटर देन 16। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 7 + 24 कितना हो जाएगा, 31/8 ग्रेटर देन 16। तो देखें ये 31 पे अगर 8 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3.875, ठीक है। तो अगर हम ग्रेटर देन का साइन डालें तो इसका मतलब है कि ये 3.8 जो है ये 16 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेटर नहीं है तो हम यहाँ पर जो है ये इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है, कि 3.875 इज नॉट ग्रेटर देन 16। चूंकि ये ग्रेटर नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, तो हमने ये जो इसमें एम्प्टी स्पेस आ रही है, जो ब्लैंक स्पेस है, इसको ऐसे नंबर से फिल करना है कि हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो देखें ये 18 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि हमें आंसर 36 मिले। तो 18 में अगर हम 18 को जमा करेंगे, 18 को ऐड करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसकी जगह क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, ये 3:5 प्रोपोर्शन, फिर मिसिंग वैल्यू (10), ठीक है, ये है। तो हमें ये मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें ये जो प्रोपोर्शन का साइन होता है ये इक्वल के साइन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, ये 3:5 को हम लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, और ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। और ये मिसिंग वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये मिसिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, हमने इस रेशो को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये मिसिंग वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम एक तरफ रखेंगे,
ये 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 5 और ये 10 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखें ये 5 जो है इस 10 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा मिसिंग वैल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी इसमें ये मिसिंग वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे 3:5 प्रोपोर्शन और ये आ जाएगा 6 और रेशो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है 20% ऑफ 2000 इज इक्वल टू, और ये मिसिंग वैल्यू है तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 20% को हम लिख सकते हैं 20 और ये परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, और ये ऑफ 2000 का मतलब है कि ये 2000 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 2000। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये 2 जीरो जो है इन 2 जीरोज को डिडक्ट कर लेते हैं, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 20 इंटू 20, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 400। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मिसिंग वैल्यू है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो इसको हम अब लिख सकते हैं 20% ऑफ 2000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 400। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है तो इसमें देखें ये जो मिसिंग वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब चूंकि ये मिसिंग वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो इसको हम एक साइड पे रखेंगे, मिसिंग वैल्यू इज इक्वल टू, और ये जो 2/5 है यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें इन दोनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। अब 10 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, तो 1 इंटू 10 1 आ जाएगा, माइनस 5 डिवाइड होता है 10 पे 2 टाइम, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब ये 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो मिसिंग वैल्यू थी वो क्या है, -3/10। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हम लिखेंगे 2/5 प्लस -3/10 इज इक्वल टू 1/10। ये हमारा सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है तो इसमें हमने ये जो मिसिंग वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें ये 7/11 1/22 प्लस 1/22, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 22। ठीक है, अब 11 22 पे डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, तो 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस 22 पे डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15, और डिवाइडेड बाय 2। तो हम इस स्टेटमेंट को फिर लिख सकते हैं 7/11 प्लस 1/22 इज इक्वल टू 15/22। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। हमें ये एक अलजबरा की एक्सप्रेशन दी गई है या एक स्टेटमेंट दी गई है, इसमें हमने फाइंड आउट करने हैं कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। तो देखें वेरिएबल क्या होता है, जो भी हमारे पास अलजबरा की एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है, तो वेरिएबल जो हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से दिखाया जाता है। एक तो ये जैसे कि यहाँ पर ये n है, यहाँ पर ये p है, इनको वेरिएबल बोलेंगे। और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो अननोन होती है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ती है। ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो भी अलजबरा की जो एक्सप्रेशन होती है उसमें वो वाली वैल्यू होती है जो कि फिक्स होती है, जो कि चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि ये 9 है, यहाँ पर ये 2 है, या ये 9 है, ये मतलब 9 की देखें वैल्यू 9 ही रहेगी, फिक्स है, कोई चेंज इसमें नहीं हो सकती।
तो फिर इनको जो है हम कांस्टेंट बोलेंगे, ये जो नंबर इसमें आ रहे हैं और ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इनको हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक हो गया, ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखें ये पार्ट 1 में हमें ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें अब वेरिएबल कौन सा आ रहा है, इसमें एन जो है वेरिएबल है, तो मैं वेरिएबल के सामने लिख लेता हूँ एन। ठीक है, और कांस्टेंट इसमें इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से हैं, फिर ये एक 9 है, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए नहीं हो सकती, और एक ये 0 है। ठीक है, तो ये 2 इसमें कांस्टेंट है और ये एक जो इसमें वेरिएबल है। अब यहाँ पर पार्ट 2 में देखें तो ये देखें इसमें वेरिएबल एक आ रहा है, पी आ रहा है, तो हम इधर लिख लेते हैं पी। ठीक है, और कांस्टेंट कौन कौन से आ रहे हैं, कांस्टेंट देखें एक ये 7 है, एक ये 2 है और एक ये 9 है, ये इसमें कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो 7 है इसको फिर आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको फिर कोएफिशिएंट बोलते हैं, वो फिर जब आगे डिटेल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर फिलहाल इसको मैंने कांस्टेंट के साथ लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें इस एक्सप्रेशन में देखना है कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 1 में, तो वहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। तो देखिए अब इसके वेरिएबल अगर मैं लिखता हूँ तो इसमें एक x है वेरिएबल और एक y है, इसमें ये 2 वेरिएबल्स हैं, और कांस्टेंट इसमें है 1/3। ठीक हो गया, उसके बाद ये पार्ट 4 है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, ये एक ही वेरिएबल है i। ठीक है, मैं वेरिएबल लिख लिया। उसके बाद कांस्टेंट 7, 4 और 9, ये कांस्टेंट में आ जाएंगे, 7, 4 और 9। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें हमने वेरिएबल और कांस्टेंट फाइंड करने हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मैंने पार्ट 1 में, इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो वहाँ पे आप उसको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट किसको कहते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा कौन कौन से, ये m और n, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ये हो जाएगा m और n। और कांस्टेंट कौन सा है हमारे पास, 8 हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 है, यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये x और y जो है ये वेरिएबल में आएंगे, तो हम इनको लिख लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, और कांस्टेंट कौन से आएंगे, ये 9 है और -37 है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट में आ गए। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का।